शुक्रिया रजत जी। एलएसी पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने एलएसी की फुल रिपोर्ट एनएसए अजीत डोवल को सौंप दी है। जनरल नरवणे लेह लद्दाख से 2 दिन का दौरा करके आज ही वापस दिल्ली लौटे हैं। आज ही विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि चीन मई के दूसरे हफ्ते से एलएसी पर पोजीशन बदलने की फिराक में था। एलएसी के बहुत पास चीन ने तंबू लगा दिए, स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। गलवान में तो अभी शांति है, लेकिन लद्दाख के कुछ और जगहों पर चीन की हरकतें टेंशन बढ़ा रही हैं। चीन के जवाब में भारत ने भी एलएसी पर जबरदस्त मिलिट्री बिल्डअप किया है। इंडिया टीवी को इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल मिली है। जमीन से लेकर आसमान तक सेना की तैयारी पूरी है। अगर चीन से जंग हुई तो भारत की एलएसी पर कितनी मजबूत तैयारी है। चीन को घेरने के लिए हिंद की सेना ने लद्दाख में कैसे अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, तो इसका जवाब है जमीन से लेकर आसमान तक चीन की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। चीन को कैसे करारा जवाब देना है, इसके लिए भारत का प्लान ए तैयार है। प्लान बी और प्लान सी की भी सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। चीन को युद्ध में शिकस्त देने के लिए कितनी फुल प्रूफ तैयारी है, इसकी क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट जानने के लिए सबसे पहले आपको एलएसी को समझना होगा। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन से हर तरह से निपटने की तैयारी हो चुकी है। चीन के साथ की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में बंटी है। पहला है पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख का इलाका, दूसरा है मिडिल सेक्टर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा। यहां चीन के हेलीकॉप्टर कई बार घुसपैठ कर चुके हैं और वार्निंग के बाद वापस चले जाते हैं। और तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यहां नाथुला दर्रे से लेकर तवांग तक चीन की नजर है और इन दोनों के बीच वो डोकलाम में एंट्री की कोशिश कर ही चुका है। फिलहाल चीन से बातचीत का दौर भी जारी है। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच कमांडर कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, लेकिन चीन पर भरोसा करना खतरे को दावत देना है। इसीलिए टेबल टॉक के साथ साथ पूरे एलएसी पर मिलिट्री की तादाद बढ़ा दी गई है। एलएसी पर मिलिट्री को और मजबूत करने के लिए आर्टिलरी यानी टैंक भी पहुंच गए हैं। आसमान में चीन को शिकस्त देने के लिए एयरफोर्स अलर्ट है। इंडिया टीवी रिपोर्टर देवेंद्र पाराशर को एलएसी पर आर्मी की तैयारियों की कई खुफिया जानकारियां मिली हैं, तो वहीं लद्दाख में मौजूद अमित पालित को ऑन द स्पॉट भारत की तैयारियों की झलक देखने को मिल रही है। दरअसल आर्म्ड फोर्सेस को 2 महीने यानी पूरे 60 दिन के एक्शन प्लान पर आगे बढ़ाने को कहा गया है। मतलब साफ है, अगर चीन के साथ रण हुआ तो संघर्ष बड़ा भीषण होगा। एलएसी पर भारत की करीब 5 लाख फौज अलग अलग सेक्टर्स में तैनात है। लद्दाख पूर्वोत्तर तक भारत ने पिछले 15 सालों में तेजी से काम किया है और अपनी मिलिट्री फॉर्मेशन को काफी मजबूत कर लिया है। लेह में तैनात 14th कोर में 1 लाख से अधिक सैनिक हैं। लेह लद्दाख यानी एलएसी के पश्चिमी सेक्टर में फौज की डिप्लॉयमेंट जारी है। वहीं कोलकाता में तैनात पूर्वी कमांड में 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और इनमें बड़ी तादाद पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर का ध्यान रखती है। 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी के हर पॉइंट पर पहले से ही भारतीय सेना मुस्तैद है, लेकिन जंग जैसे हालात को देखते हुए अब लद्दाख से लगी एलएसी पर फौज की डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी गई है। चाहे लेह लद्दाख हो, अरुणाचल, सिक्किम या फिर उत्तराखंड, हर जगह चीन से लगती सीमा पर भारत के फौजियों और साजो सामान की संख्या बढ़ा दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे चीन की तरफ से अगर कोई धोखेबाजी वाला और दुस्साहसिक कदम उठाया जाए तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय फौजी दे सकें। भारतीय सेना ने आर्टिलरी गन और आर्म ट्रक लद्दाख भेजे हैं। एलएसी पर हॉविट्जर तोप तैनात कर दी गई है।
130 mm तोप और साल्टम को तैनात कर दिया गया है। टंगुस्का, T-90, T-72 टैंक LAC पर तैनात हो गए हैं। IL-76 आप देख सकते हैं, अभी आपके सामने से ये उड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। तो IL-76 विमान हो चाहे ग्लोब मास्टर विमान हो, इसके जरिए भी यहाँ पर तमाम जो चीजें चाहिए हमारे फोर्सेस को उससे पहुंचाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रैटेजिक विमान है हमारे। IL-76 और ग्लोब मास्टर हेवी लिफ्ट कर सकते हैं, भारी सामान यहाँ पर ला सकते हैं, जिसमें हमारे आर्टिलरी गन्स हो या फिर टैंक्स हो, ये तमाम चीजें इसमें लाई जा सकती है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का लगातार बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से, उससे साफ हो जाता है कि जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, चाहे भारतीय वायुसेना का हो या फिर हमारी इंडियन आर्मी का हो, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। LAC के पश्चिमी सेक्टर में कड़ी मोर्चाबंदी है। लद्दाख में गलवान वैली, पैंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग, दौलत बेग ओल्डी, डेमचौक और गोगरा तनाव के एपिसेंटर बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच गलवान अकेला बैटल ग्राउंड नहीं है। गलवान के दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहां पैंगोंग सो है। चाइनीज आर्मी पैंगोंग झील के फ्रंट पर भी एक्टिव है। इस वक्त फिंगर 4 और 8 के बीच चीन ने कई बंकर बना लिए। दोनों फौजें आमने सामने हैं। पैंगोंग में चीन की चालबाजी को डिकोड करने के लिए आपको लद्दाख में बरसों तैनात रहे रिटायर्ड कर्नल एस डिन्नी को जरूर सुनना चाहिए। जो इनका मेन मुद्दा जो था वो पैंगोंग के जो फिंगर एरिया में ही था, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वहां पर अभी जो तैनात किया है, मैं ऑक्यूपाई नहीं बोलूंगा कि उन्होंने कोई कैप्चर किया, अपने आप को तैनात किया है टेंट वेंट लगा के, वो एक चिंता वाली बात है। क्योंकि उन्होंने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में तमाम टेंट और बाकी जो चीजें लगाए हुए हैं। तो ये इसको हटाने के लिए ही जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे मेन जो फोकस इसी में रहेगा। बाकी सब में भी चर्चा होंगी, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जैसे आप गलवान का मानकर चलिए, गलवान में क्या हुआ था? गलवान में जो क्लैश हुआ था वो LAC पे ही हुआ था ना। हम उनके एरिया में गए थे, मतलब वो हमारे जो 100 मीटर या कुछ आके उन्होंने एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ था। बट पैंगोंग में क्या है, हमारी और उनके बीच में 8 किलोमीटर का ये जो विवाद स्थल है। हम फिंगर 8 तक जाते थे, 8 तक जाते थे, वो फिंगर 4 तक जाते थे। आज जिस तरह से वो बैठे हुए हैं 4 से लेकर 8 के बीच में, हमारा पेट्रोल जो है वो 4 से क्रॉस करके फिंगर 8 तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल चीन की सेना ने पैंगोंग में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच काफी कंस्ट्रक्शन कर लिया है। फिंगर 4 के पास पहाड़ पर चीन ने 2 बड़ी पोस्ट बना ली है। वो यहां से भारतीय पोजीशन को साफ साफ देख सकता है। फिंगर 4 के पास पूर्वी किनारे पर चीन ने अपनी फास्ट बोट्स और छोटे स्टीमर के लिए डॉकिंग पॉइंट बना लिए हैं, ताकि झील के रास्ते भी फोर्स और रसद को फिंगर 4 तक पहुंचाया जा सके। 2017 में फिंगर 4 के पास ही भारत और चीन की सेना की झड़प का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे। दोनों के बीच काफी मारपीट हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिंगर 4 का इलाका कितना संवेदनशील है। अब सबसे ज्यादा फिक्र फिंगर 4 के रिजलाइन यानी पहाड़ी पर चीन के बंकरों को लेकर है, क्योंकि यहां से वो फिंगर 3 तक के इलाके को देख सकते हैं और भारत की पेट्रोलिंग भी रोक सकते हैं। पैंगोंग झील को पैंगोंग सो भी कहा जाता है। इसी झील पर चीन और भारत की सेनाएं फास्ट बोट के जरिए भी पेट्रोलिंग करती हैं। झील में पेट्रोलिंग के दौरान जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं तो एक दूसरे को वार्निंग देकर लौट जाती हैं। पैंगोंग झील 134 किलोमीटर लंबी है। झील का एक इलाका लद्दाख में है, जबकि दूसरा छोर चीन के कंट्रोल में है। इस झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ है और यहाँ झील के किनारे 8 फिंगर वाली शेप बनाते हैं। अब सैटेलाइट इमेज में देखिए पैंगोंग के किनारे और इसकी 8 फिंगर। भारत की सेनाएं इस 8वीं फिंगर तक के इलाके तक पेट्रोलिंग करती रही। इसमें चौथी फिंगर तक का इलाका भारत के कंट्रोल में है, जबकि चौथी से 8वीं फिंगर तक का इलाका, जिसका फासला करीब 8 किलोमीटर है, उसके बीच में अब चीन की सेना बड़ी तादाद में मौजूद है और उसने वहां अपने टेंट लगा दिए। मई के महीने में चीन ने वेस्टर्न सेक्टर में LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। हमने चीन की इस हरकत का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए विरोध जताया,
साफ कर दिया कि ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हमने जितना भी निर्माण किया है वो एलएसी पर अपनी तरफ ही किया है। भारत ने कभी भी एलएसी के दूसरी तरफ कोई एक्शन नहीं किया और कभी भी अपनी तरफ से एलएसी की यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन चीन ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से वक्त वक्त पर टकराव के हालात बने। इस साल चीन सेना का व्यवहार दोनों देशों के बीच आपसी समझौते के बिल्कुल उलट था। चीन ने बड़ी तादाद में सेना की तैनाती और अपने व्यवहार में बदलाव को अनुचित और अस्थिर दावों से आगे बढ़ाया। Changes in behavior has also been aggravated by unjustified and untenable claims. चीन लगातार भारत की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो गलवान के बाद पेंगोंग झील को एंट्री पॉइंट बनाना चाहता है, लेकिन पेंगोंग में भी चीन को पीछे करने के लिए भारतीय सेना अड़ी हुई है। जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तैयारी है। पैंगोंग लेक का जो इलाका है वहां पर आप जानते हैं कि फिंगर 8 से फिंगर 5 के बीच में चीन ने बड़ी तादाद में अपनी सेना को वहां पर रखा हुआ है और उनकी कोशिश थी कि इससे भी आगे वो आए और भारत की सीमा में घुस जाएं। लेकिन हमारे जो वहां पर जवान हैं उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने डटकर मुकाबला किया और चीनी सेना को रोक दिया। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत की एयरफोर्स चीन से पहले एलएसी तक पहुंच सकती है और अपने सैनिकों को एलएसी तक जहाज से पहुंचा सकती है। इसके लिए 2005 के बाद से भारत ने एलएसी के पास कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिव किए हैं। लद्दाख में 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टियां हैं, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। यह है दौलत बेग ओल्डी, जो इस वक्त चीन के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। एलएसी के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है, फुकचे और न्योमा में भी हवाई पट्टियां हैं और यहां लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे। लेह में तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। एलएसी के आसपास का पूरा खेल ट्रांसपोर्ट विमानों की पहुंच का है और अब भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से एलएसी के करीब तक पहुंचा सकते हैं। भारत ने पिछले 15 सालों में अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लद्दाख के मोर्चे पर जल्द फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरक्यूलिस अपने काम में लगे हैं। वहीं पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चीनूक हेलीकॉप्टर भी लद्दाख के आसमान में मौजूद है। तो इस वक्त लद्दाख के आसमान में आप देख सकते हैं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं लगातार कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं और इस वक्त जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है चिनूक हेलीकॉप्टर। और देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार सुबह से यहाँ पर जो पूरा एलएसी का इलाका है, आसपास का जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, करीब 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई पर ये चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर एयर सर्विलेंस भी कर रहा है। और साथ ही साथ बताते हैं आपको कि ये एयर पेट्रोलिंग है। जो एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग होती है उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपको तैयार रहना है कि किसी वक्त अगर एलएसी पर या सरहद पर कुछ इमरजेंसी होती है या टेंशन बढ़ जाता है, ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी के दौरान आपको कोई सामान पहुंचाना है या फिर आपको कोई लॉजिस्टिक पहुंचानी है, किसी भी तरह के आपके हेल्प की जरूरत पड़ती है वहां पर ग्राउंड फोर्सेस को, तो उसके मद्देनजर ये जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो या फिर हमारे लॉजिस्टिकल, जिसे हम कह सकते हैं लॉजिस्टिकल टैक्टिकल ये एयरक्राफ्ट है, जैसे चिनूक है, अपाचे है, ये लगातार यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मौजूदा तनाव के बीच भारत की ओर से लेह और श्रीनगर बेस में सुखोई 30 MKI, मिराज और जगुआर तैनात हैं। तो बदले में चीन ने अपने J-10, J-11 और Su-27 फाइटर प्लेन को अलर्ट कर रखा है। भारत के पास 270 फाइटर और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। तो चीन के पास इस इलाके में 157 फाइटर और कुछ ग्राउंड अटैक ड्रोन है। भारत का चीन बॉर्डर के नजदीक छोटा एयरबेस भी है, तो वहीं चीन इस क्षेत्र में 8 एयरबेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादातर सिविलियन एयरफील्ड हैं जिनमें दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। भारत और चीन के मिलिट्री कंपैरिजन में 1962 का जिक्र बहुत किया जाता है। हालांकि तब की परिस्थितियां कुछ और थी, आज के हालात कुछ और। ये 2020 का भारत है। चाहे ग्राउंड फोर्स की बात कर लें या एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी हर मामले में चीनी फौज के आंख में आंख डालकर उनसे बराबरी का टक्कर लेने का मादा रख रही है। हथियारों की बात हो, साजो सामान की, ट्रेनिंग की या फिर अनुभव की, इन सारी चीज़ों में भारतीय फौज चीनी PLA की तुलना में 19 नहीं बल्कि 21 है। और चीनी फौज भी इस बात को बखूबी जान रही, जिसके चलते कोई भी दुस्साहसिक बड़ा कदम उठाने से पहले वो 100 बार सोच रही।
दरअसल तिब्बत की जमीन पर होने के बावजूद चीन का तिब्बत के आसमान पर कब्जा मजबूत नहीं है। इसकी एक बहुत तकनीकी वजह है, इसके पीछे है कुदरत, और इस कुदरती कमी का मजबूत तोड़ अब तक चीन नहीं ढूंढ पाया है। तिब्बत में बने चीन के ज्यादातर हवाई अड्डे 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर बने हैं। यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे हैं जो चीन की वायुसेना के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से विमान के जेट इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते। जब इंजन की क्षमता कम हो जाती है तो विमान आधे से कम वजन उठाने के लायक भी नहीं रहते। उन्हें कम ईंधन और कम बॉम्ब लेकर उड़ना पड़ता है। जबकि भारत के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है और भारत के फाइटर जेट LAC के आसपास पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कभी भारत और चीन के फाइटर जेट आमने सामने आए तो चीन के विमान कमजोर साबित होंगे। वहीं जमीन की जंग के लिए भी हमारी सेना पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। LAC पर चीन के मिलिट्री बंदोबस्त को भी समझिए। चीन की फौज 20 लाख से ज्यादा है और इन 20 लाख सैनिकों में करीब 5 लाख फौज भारत के खिलाफ तैनात की गई है। लेकिन इस वक्त चीन के एक सैनिक के मुकाबले LAC पर भारत के 5 सैनिक तैनात हैं। लद्दाख में भारत की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और वहां चीन की हिम्मत नहीं कि वो भारत का सामना कर सके। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह जानता है। और गलवान में भारत के हाथों पिटने के बाद चीन ने उत्तरी लद्दाख के देपसोंग में एक नया मोर्चा खोलने की चाल चली है। देपसोंग में चीन ने अपनी सीमा पर सैनिकों का भारी जमावड़ा कर लिया है। 1962 के युद्ध के दौरान यहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी और 2013 में भी चीन के सैनिकों ने यहां घुसपैठ की थी। ये वही इलाका है जहां से कभी चीन का सिल्क रूट गुजरता था और उसके नए सिल्क रूट BRT का एक हिस्सा यानी CPEC सिपेक इसके पास से ही जाता है। अब देपसोंग में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाकर चीन एक तीर से 3 निशाने साधना चाह रहा है, क्योंकि यह जगह एक ट्राई जंक्शन है जहां चीन की गर्दन फंसी हुई है। इसे निकालने के लिए चीन ने कौन सी चाल चली है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगस्त 2013 दौलत बेग ओल्डी में उतरता हरक्यूलिस विमान। पिछले 7 साल से हिंदुस्तान का यह शक्ति प्रदर्शन चीन की आंखों में चुभ रहा है। तब दुनिया के सबसे भारी सैन्य मालवाहक विमान ने इतनी ऊंची हवाई पट्टी पर कदम रखे थे। हिमालय की चोटियों के बीच भारत की इस जांबाजी ने चीन को हिलाकर रख दिया था। एक बार फिर ये विमान लद्दाख के आसमान पर छाए हुए हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप एक खास विमान को देख रहे होंगे और ये विमान अभी देखिए आपके सामने टेक ऑफ कर रहा है। ये हमारा टैक्टिकल विमान है हरक्यूलिस 130J और इसकी खासियत क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल ये वो विमान है जिसके जरिए हम दौलत बेग ओल्डी जो जगह है जहां पर हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वहां पर यह विमान उतर सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी बात है कि इस विमान में रिफ्यूलिंग हो सकती है एयर टू एयर। और तीसरी बात यह है कि इसको उड़ान भरने के लिए और लैंड करने के लिए बहुत छोटी जगह चाहिए होती है, एयर स्ट्रिप चाहिए होती है। और साथ ही साथ ये कच्चे मैदान यानी आपको पक्के रनवेज की जरूरत नहीं पड़ती, कच्चे रनवेज पर भी उतर सकता है। इन विमानों की गरज से घबराए चीन ने चल दी है एक और नापाक चाल। उसने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नया मोर्चा खोलने का दांव चल दिया है। चीन की मोर्चाबंदी का यह नया इलाका है देपसोंग का मैदान। देपसोंग का मैदान चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन इलाके के बेहद करीब है और यह भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी से भी बेहद करीब है। LAC से पीछे हटने के अपने वादे से चीन मुकरता नजर आ रहा है। खबर है कि गलवान के बाद चीन ने देपसोंग के मैदान में अपने सेना की तादाद बढ़ा दी है। चीन की नजर अगर देपसोंग के मैदान पर है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि देपसोंग के मैदान में ही दौलत बेग ओल्डी है जो दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है और भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बताया जा रहा है कि चीन ने देपसोंग के मैदान में अपने सैनिकों की तादाद 30% तक बढ़ा दी है। यूं तो लद्दाख में लगभग पूरी नियंत्रण रेखा पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इस नक्शे में जो लाल निशान है वहां पर इस वक्त चीन के सैनिक तैनात हैं।
इनमें 2 ठिकाने भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला तो डिप्सांग का मैदान और दूसरा है दौलत बेग ओल्डी के पास स्थित त्वे और पीयूई के मोर्चे। भारत के लिए डिप्सांग मैदान की बहुत अहमियत है। इसी इलाके से वो महत्वपूर्ण सड़क गुजरती है जो दौलत बेग ओल्डी, श्योक और दबरोक को आपस में जोड़ते हुए गलवान तक जाती है। चीन के डिप्सांग के पास नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने से भारत की चिंता बढ़ गई है। यह वह इलाका है जो भारत और चीन के बीच पहले भी फ्लैश पॉइंट बन चुका है। डेप्सांग के मैदान में इससे पहले भी भारतीय और चीनी सेना आमने सामने आ चुके हैं। 7 साल पहले इस इलाके में चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। 2013 में डेप्सांग के राकी नाला और जीवन नाला के मोर्चों पर भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने आ गई थी, लेकिन लंबी बातचीत के बाद दोनों सेना पीछे हट गई। खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि चीन ने डेप्सांग इलाके में वाई जंक्शन नाम की जगह पर अपने सैनिकों को भारी संख्या में तैनात कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने यहां पर सैनिकों के अलावा भारी गाड़ियां, सैनिक साजो सामान भी भेज दिया है। जहां पर चीन के सैनिक तैनात हैं उस जगह को बॉटल नेक कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी चट्टान है जो डिप्सांग के मैदान में गाड़ियों की आवाजाही में बाधा डालती है। अप्रैल 2013 में चीन के सैनिकों ने यहां अपने टेंट लगा दिए थे और करीब 3 हफ्ते बाद भारत के दबाव में पीछे हटे थे। 2013 के मुकाबले इस बार चीन के इरादे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। डेप्सांग के मैदान में अपनी सेना की तादाद बढ़ाकर चीन अपने 2 मकसद पूरा करना चाहता है। पहला, DSDBO रोड यानी दुर्बुक शायोग दौलत बेग ओल्डी रोड को वो काटना चाहता है, और इसके साथ ही उसकी नजर दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर है जो भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। डेप्सांग इलाके में चीन के सैनिक बढ़ाने का मकसद है इस इलाके में भारतीय सैनिकों की गश्त में बाधा पहुंचाना। डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी के करीब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11 और 12 पड़ते हैं जो भारतीय क्षेत्र में आते हैं। इसी इलाके से भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डारबक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड गुजरती है। ये पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर सैनिक साजो सामान और रसद पहुंचाने का अहम जरिया है। चीन के निशाने पर भारत की ये सप्लाई लाइन है। चाइनीज पीएलए दौलत बेग ओल्डी में जहां पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय पेट्रोल को रोक रहा है, तो उसके लिए पूरा भारत ने तैयारी कर ली है। यहां तक कि डेप्सांग इलाके में जो कि भारतीय सेना बुर्से से होते हुए बॉटल नेक जाती है और फिर उसके बाद रॉकी नाले तक पेट्रोलिंग करती है। दरअसल इसके ठीक सामने चिपचाप एडम बेस चाइनीज पीएलए का है। चाइनीज पीएलए यहीं से आता है और फिर उसके बाद रॉकी नाले तक पेट्रोलिंग करता है। गौरतलब है कि 2013 में यहीं पर सबसे बड़ा फेस ऑफ हुआ था, इसलिए इस बार भारतीय सेना कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इसी को देखते हुए ऑल्टरनेटिव तरीके से प्लान बी तैयार किया गया है। दूसरा रूट और एक्सेस है ताकि चाइनीज पीएलए को हर तरफ से डोमिनेट किया जा सके। यहां तक कि सर्वेलेंस इक्विपमेंट और एयर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ लगातार टोही विमान भी इस पूरे इलाके की हर समय सर्वेलेंस कर रहे हैं। डेप्सांग इलाके में चीन के मिलिट्री बिल्डअप की आशंका हमेशा से बनी हुई थी। इसीलिए लेह से वायुसेना के हरक्यूलिस और इल्यूशन 76 जैसे मालवाहक विमान भारी सैनिक साजो सामान दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा रहे हैं। गलवान के बाद अब डेप्सांग का इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये पूर्वी और उत्तरी लद्दाख की लाइफलाइन है। 1962 की जंग के दौरान भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच यहां पर भिड़ंत हुई। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान यहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। भारतीय सैनिक पैदल ही वास्तविक नियंत्रण रेखा तक गश्त लगाने जाया करते थे। 1962 के युद्ध में शामिल हुए वॉर वेटरन्स ने हमें उस दौर के बारे में बताया। तब भारतीय सैनिक पैदल ही डेप्सांग के मैदान से होते हुए काराकोरम दर्रे तक जाया करते थे। तब चीन के सैनिक कभी कभार ही डेप्सांग या दौलत बेग ओल्डी का रुख करते थे। अभी जो टेंशन है वो तो उस वक्त नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो और ही माहौल थे, ठीक है ना जी। वो उस वक्त चीन मूवमेंट करते थे, लेकिन इस तरीके से वो एकदम से बार बार हमारे एलएसी पर या पोस्ट पर अटैक करना या उस हमारे टेरिटरी में घुस आना, ये चीज़ वो नहीं था,
ठीक है ना। तो हम तो दौलत बेग ओल्डी में थे। दौलत बेग ओल्डी आपको मालूम है DBO जिसको कहते हैं, तो वो उसमें मैं वो आदमी था जिसने फर्स्ट टाइम वहाँ पर पोस्ट लगाने को गया था 1960 में। और तब हमारे पास पैदल चलने के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं था। हमारे साथ घोड़े थे, 160 घोड़े जो हमारे साथ थे, और हमारा अपना ट्रूप्स था, फिर वो लेबर्स वगैरह थे। हम लोग को 12 दिन में वहाँ पहुँचते थे। 1962 में दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी पर पहला भारतीय विमान इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर चंद्रकांत शांताराम राजे ने उतारा था। यह उस समय सबसे ऊंचे एयरफील्ड पर लैंडिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 1966 में इस इलाके में आए एक भूकंप के बाद यह हवाई पट्टी बर्बाद हो गई थी। इसके बाद अगले 43 साल तक भारत का कोई विमान दौलत बेग ओल्डी की पट्टी पर नहीं उतरा। 31 अगस्त 2008 से भारत की ये सबसे ऊंची हवाई पट्टी दोबारा चालू हुई थी। दौलत बेग ओल्डी में आर्मी बेस और हवाई पट्टी 1962 की लड़ाई के दौरान बनाया गया, लेकिन 1965 के बाद इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल बंद हो गया। लेकिन 2013 में फिर से इस हवाई पट्टी को एक्टिव किया गया। तब से ही चीन की आंखों में हवाई पट्टी खटक रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सेना के पास और भारतीय एयरफोर्स के पास चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का रास्ता भी है और इरादा भी। डेप्सांग में चीन की मोर्चेबंदी के कई मायने हैं। उसके निशाने पर दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप तो है ही। इसके अलावा चीन को डर है कि भारत भविष्य में दौलत बेग ओल्डी को बेस बनाकर उससे अक्साई चिन का इलाका छीनने की कोशिश कर सकता है। इससे पीओके से गुजरने वाला उसका काराकोरम हाईवे सीधे भारत के निशाने पर आ जाएगा। साथ ही साथ चीन को भारत की यहाँ पर मौजूदगी अपने महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी खतरा लगती है। अब बात आती है कि वो जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, दौलत बेग ओल्डी, और चीन की क्या मंशा है। दरअसल दौलत बेग ओल्डी जहां पर है उसके ठीक पास से आपको बता दें कराकोरम पास यानी कराकोरम रोड वहां से गुजरता है। तो कराकोरम रोड वहां से जाने की वजह से चीन की कोशिश है कि किसी तरह से अगर वो दौलत बेग ओल्डी के इलाके को अपने कब्जे में लेता है तो कराकोरम पास वो इलाका ट्राई जंक्शन बन जाता है, जहां पर एक तरफ चीन है, भारत है, और साथ ही साथ चीन है और सियाचिन का भी इलाका पड़ता है। तो ऐसे में अगर चीन की कोशिश है कि अगर इस इलाके को काट देता है भारत के हिस्से से, तो फिर उसके लिए आसानी होगी कि वो गिलगिट बल्तिस्तान पाकिस्तान तक जाकर उसने जो सी पैक अपना बनाया है, एक सड़क जो उसने तैयार की है जो चीन से सीधा आते हुए पाकिस्तान होते हुए नीचे अरब सागर तक जाती है, तो कोशिश चीन की यही है कि इस इलाके को कैसे वो अपने कब्जे में ले सकता है। गलवान घाटी में पीछे हटने को मजबूर हुआ चीन अब नियंत्रण रेखा पर दूसरे मोर्चे खोलकर भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। डेप्सांग में अपनी मोर्चेबंदी बढ़ाकर वो न सिर्फ खुद को बचाना चाहता है बल्कि अपने गुलाम पाकिस्तान का कवच बनने की कोशिश भी कर रहा है। इसीलिए डेप्सांग में चीन के बिल्डअप के खिलाफ भारत ने भी अपनी मोर्चाबंदी मजबूत कर ली है।